सर्वप्रथम मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनाव अंतिम दौर में, चुनावी चर्चा भी अंतिम दौर में। आज का हमारा विषय है 24 की लड़ाई हिटलर तक आई। विषय अपने आप में बड़ा संवेदनशील है। संवेदनशील इसलिए है कि जब चुनाव होता है आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में चलते हैं। अपने अपने तरीके से बातों को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है और उस कोशिश के माध्यम से जनता को रिझाने, लुभाने, समझाने की भी कोशिश की जाती है। चल ही रहा था, पर इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण किरदार है देश की राजनीति में। नाम है उनका असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी से शिकायत रहती है, बीजेपी में यह शिकायत कांग्रेस पार्टी से भी रहती है, पर सबसे ज्यादा शिकायत ओवैसी को जो रहती है वो देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी से रहती है। अब नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में उनके तौर तरीकों को लेकर कई लोग आरोप लगा देते हैं कि ये तानाशाही लेकर आ रहे हैं, हिटलर के रूप में काम कर रहे हैं। पर ओवैसी हिटलर के साथ साथ अब यहूदी नरसंहार को भी लेकर आ गए हैं, तो हम उसे चर्चा में लाने के लिए बाध्य हो गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भाषण देते हुए ये कहा कि देश में मुसलमानों की हालत वैसी ही हो गई है जैसी इस 30 के दशक के अंतर्गत पिछली सदी में हिटलर के दौर में यहूदियों की हो गई थी। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, पर उससे पहले आपको जानना चाहिए कि आखिर यहूदियों के साथ हुआ क्या था। एडोल्फ हिटलर जन नेता के तौर पर जर्मनी में सत्ता में आया और उसने यहूदियों को इंसान मानने से ही मानो इंकार कर दिया। यहूदी नरसंहार का ऐसा सिलसिला हिटलर के द्वारा शुरू हुआ कि हिटलर के कार्यकाल में तकरीबन 60 लाख यहूदियों का कत्ल कर दिया गया। उन्हें गैस चैम्बर में डाल दिया गया, जिसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थी, आदमी थे, सभी किस्म के थे। तो इस नरसंहार को मानवीय त्रासदी के तौर पर देखा जाता है, सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी के तौर पर देखा जाता है। और ओवैसी जब ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी मुसलमानों के संदर्भ में वैसे ही हालात हो गए 2014 के बाद, तो फिर बात करना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे लिए बातचीत का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। जिस AIMIM के सर्वोच्च नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उसके प्रतिनिधि हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ में है। हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी है, जिनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी, उसका पक्ष रखने के लिए भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ में है। और सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे बीच में है। हो सकता है सुरेंद्र राजपूत जी यहूदी नरसंहार तक तो ना जाए, पर हिटलर के तौर पर मोदी जी को करार देने में शायद उन्हें गुरेज न रहे, तो सुरेंद्र राजपूत जी भी हमारे साथ में। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी से करेंगे और उससे पहले ओवैसी का बयान सुनेंगे, जो बयान हमारे कार्यक्रम की बुनियाद है। एक बार सुनिए। भारत के जो 17 करोड़ मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक समाज के, इनका वो हाल है जो 1930 में हिटलर के जमाने में यहूदियों का हाल था। नरेंद्र मोदी के पास दिखाने को 10 साल के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मोदी सिर्फ मंगलसूत्र की बात करते हैं, जिहादी की बात करते हैं, मुजरे की बात करते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं वो बात करते हैं, जुमे की बात करते हैं। जी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, देश ने आपको सत्ता सौंपी, देश ने नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया और आपने क्या किया भाई? ये सवाल पैदा हो गया। कुछ कहना चाहेंगे आप? मुसलमानों से इतनी नफरत है आपको, ऐसा ओवैसी जी बता रहे हैं। देखिए, ओवैसी जी कौन से भारत की बात कर रहे हैं, ये तो उनको नींद से जगा के पूछा जाना चाहिए जी। ओवैसी जिस भाषा में, जिस बोली और जिस अंदाज में बोल रहे हैं, डॉक्टर हिमांशु जी, मेरा और आपका ये दायित्व बनता है कि हम उनके करीब जाएं, उनको कंधे से पकड़ें, हिलाएं डुलाएं, झकझोरें और कहें, साहब आप भारत में ही होना, आप भारत की ही बात कर रहे हो ना, कहीं आप किसी नितांत कट्टरवादी गैर प्रजातांत्रिक इस्लामी देश को भारत तो नहीं मान बैठे? कहीं आप चीन के किसी ऐसे प्रांत की बात तो नहीं कर रहे जहां के मुसलमान बहुत दुर्गति को प्राप्त हैं? कहीं आप कराची की बात तो नहीं कर रहे? कहीं आप लाहौर की, गिलगित बल्टिस्तान की बात तो नहीं कर रहे? भारत में भारत के मुसलमान के साथ 2014 के बाद कहीं कोई ज्यादती नहीं हुई है। भारत में भारत का मुसलमान किसी भी दूसरे समुदाय, संप्रदाय, पंथ के नागरिक से के तरह बराबर का नागरिक है। असदुद्दीन ओवैसी और नरेंद्र मोदी दोनों को भारत का संविधान समान अधिकार देता है, बल्कि कुछ मामलों में तो असदुद्दीन ओवैसी और उनके समुदाय को अधिकार ज्यादा हैं। मैं जिस समुदाय में पैदा हुआ, डॉक्टर हिमांशु जिसमें पैदा हुए,
हमको आज भी भारत का संविधान अपने धर्म की शिक्षा शिक्षण संस्थानों में देने की छूट नहीं देता, ओवैसी साहब को है। यानी भारत के मुसलमान को भारत में 2014 से पहले भी, 14 के बाद भी दुनिया के किसी भी दूसरे मुस्लिम देश से ज्यादा अधिकार, मानवाधिकार प्राप्त है और उनकी चिंता सब सरकारें करती रही हैं। वीरेंद्र जी, ये तो आपका दावा है, पर जिन्होंने ये आरोप लगाया है उनका भी तो कोई पीड़ा होगी, कोई दर्द होगा, कोई दुख होगा, कोई तकलीफ होगी। एक बार उसे भी सुन लेते हैं, साथों साथ आपको तर्क देने में सहूलियत हो जाएगी। हाजी साहब हमारे साथ में रंगरेज जी, थोड़ा आप बताओ ना, क्या हो गया मुसलमानों के साथ इस देश में 2014 के बाद? कौन से नरसंहार के शिकार हो गए हैं इस हिंदुस्तान के 15 करोड़ मुसलमान? थोड़ा जानकारी मिले। देखिए, मैं हिमांशु जी इस बात से अपनी बात शुरू करूंगा कि 80-20 की बात कौन करता है, शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करता है, कपड़ों से पहचानने की बात कौन करता है, दूसरी और जो पाकिस्तान की और मुस्लिम लीग की बात कौन करता है, मुगलों की बात कौन करता है। ये बातें, ये सामाजिक जो ध्रुवीकरण करना चाहती है भाजपा, उनका ये एजेंडा है। और वो जब तक हिंदू मुसलमान ना कर दे, आज उनके हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, उन्होंने आज खुलकर कहा कि हम तो हाँ करते हैं हिंदू मुसलमान। और मोदी जी एक मंच पे तो कहते हैं कि मैं अगर जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा, और दूसरी में कहते हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीन लेंगे। तो ये दोहरी राजनीति, और ये बार बार, और हिंदुस्तान के मुसलमानों से तो उनको जो है नफरत है, और जो बाहर गल्फ के मुसलमान है उनके साथ वो झप्पी पाते हैं और खूब गले मिलते हैं, खूब मतलब सारी चीजें वो शुरू कर देते हैं। दूसरा मैं एक बात बताना चाहूंगा, जहां जहां भाजपा की सरकार है, हिमांशु जी आपने भी देखा होगा, आप तो अच्छे जो है व्यक्ति हैं, आपने देखा होगा कि आपने बुलडोजर की कार्रवाई भी देखी होगी जी। गुनाह अगर कोई एक शख्स करता है, हिमांशु जी मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, अगर गुनाह एक कोई शख्स करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए या पूरे घर को सजा मिलनी चाहिए? क्योंकि इन्होंने खास तौर से जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर मुसलमानों के मकानों को टारगेट किया गया, मुसलमानों का फर्जी एनकाउंटर किए गए, उनके मकान तोड़े गए। और भाजपा एक नारा और बोलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप ये बताइए, आपकी इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, आपकी पार्टी में एक भी मुसलमान सांसद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, मोदी जी की कैबिनेट में कोई मुसलमान नहीं है। तो ये दिखाता है कि आप कैसे मुसलमानों को हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया है आपने राजनीति में। अच्छा एक वो बताइए हाजी साहब, इतना सब कुछ तो ठीक है, पर आपने उदाहरण किसका दिया है? आपने एडोल्फ हिटलर और यहूदी का उदाहरण दिया है। मैंने सीधे तौर पर उस उदाहरण के साथ में आपसे सवाल किया है। 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था जिसका नाम हिटलर था। मेरा हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज से यह सवाल है उनके नेता के बयान के आधार पर कि कितने लाख मुसलमानों की हत्या के आरोप आप नरेंद्र मोदी जी पर लगा रहे हैं? भाई नरेंद्र मोदी जी तो ये बताते हैं कि मुसलमानों की जिंदगी में सही उजाला उनकी सरकार के बनने के बाद ही आया है। 3 तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति अगर मुस्लिम समाज को मिली है तो नरेंद्र मोदी की सत्ता में भागीदारी के बाद ही मिली है। तो आपसे जानना यह है कि भाई थोड़ा बताइए तो सही ना, एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों के 60 लाख लोगों की जिंदगी छीन ली थी, नरेंद्र मोदी कितने मुसलमानों की जिंदगी छीन ली है? मैं बता रहा हूं, 2002 के जो दंगे हुए थे, आपने उससे पहले मोदी का कभी कहीं नाम नहीं सुना था। 2002 के जो दंगे हुए हिंदू मुसलमान की बुनियाद पर, आज अगर वो मुसलमानों का नाम लेना बंद कर दे तो कोई हिंदू उनको वोट नहीं देगा। और दूसरी में आपको जो है बार बार जो हमारे सदर साहब ने फरमाया और बताया लोगों को कि क्या हिटलर के समय में क्या हुआ था, शायद वीरेंद्र सिंह जो है हमारे प्रवक्ता साहब जो है बीजेपी के, ये शायद पढ़ के नहीं आए होंगे। उस समय पर भी ऐसी मूवियां और ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने दिखाया कैसे कि यहूदी जो है उनके सोर्सेस पे घरों का कब्जा कर लेंगे जी। ये नैरेटिव फैला रहे हैं 1930 से लेके, मगर उसका रिजल्ट 1940 में आया जी। 10 साल लगे उसमें, जब नरसंहार किया गया उनके ऊपर ऐसी 10 साल लगे उस बात को होने में। मोदी जी को भी 10 साल हो गए हैं। इस चिंता के साथ में हाजी साहब हैं, मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं। सुरेंद्र राजपूत जी से समझ लेते हैं, ओवैसी के द्वारा दिए गए बयान के साथ खड़े हैं सुरेंद्र राजपूत या ओवैसी के बयान के खिलाफ खड़े हैं सुरेंद्र राजपूत? बात असदुद्दीन ओवैसी साहब और नरेंद्र मोदी साहब की भारतीय जनता पार्टी
एक सिक्के के दो पहलू हैं। जी साफ साफ रूप से एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। एक अकबर इलाहाबादी का एक शेर था, जी। अगर रंगरेज साहब और चौहान साहब बुरा ना माने, ये मेरा शेर नहीं है, आपके नाम अकबर इलाहाबादी का है जी। कि मुझसे मेरा मजहब क्या पूछती हो मुन्नी, शिया में शिया सुन्नी में सुन्नी। जी आज की डेट में जब नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा परेशानी की हालत में हैं और क्या नाम है 1 तारीख का चुनाव उनके सर पर है, बनारस में अजय राय जी उनको हराने जा रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। ऐसे में इस तरीके का बयान दे करके कहीं ना कहीं वो मदद करना चाह रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, हमारा स्पष्ट आरोप है। जी एक बात रही बात भाषा की मर्यादा की, तो भाषा की मर्यादा तो आज की डेट में हिमांशु भाई आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुस्लिम लीग से किसने शुरुआत की, किसने मुगलों का की बात करी, किसी ने मंगलसूत्र छीनने की बात करी, किसने भैंसों के बंटवारे की बात करी और किसने मुजरे की बात करी, वो सारी एक आदमी ने बात करी जिसका नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी था। आज की डेट में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भाषा की सारी सभ्यताएं, सारी सीमाएं लांघ दी, नंबर 1। और नंबर 2, जितना भी टारगेट किया सब एक कम्युनिटी को टारगेट किया, इसलिए नहीं कि उन्हें कोई उस कम्युनिटी से क्या है क्या नहीं है, लेकिन इसलिए सिर्फ कि वो ये टारगेट करके काउंटर पोलराइजेशन की जो राजनीति करना चाहते हैं, इस देश ने उसे निषेध कर दिया। क्योंकि इंडिया गठबंधन पूरा का पूरा आज की डेट में मांग कर रहा है कि भाई अग्निवीर जैसी योजना खत्म करो, हम बेरोजगारी का कैलेंडर ला करके दे रहे हैं कि रोजगार हम 29 लाख 6 महीने में देंगे आपको, हम ये कह रहे हैं कि महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत 8,500 रुपए महीना गरीब महिलाओं को मिलेंगे, हम ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए साल की यानी 8,500 रुपए की अप्रेंटिसशिप जो है क्या नाम युवा ग्रेजुएट्स को मिलेगी, हम ये कह रहे हैं कि किसानों को मजदूरों को मजदूरी जो है वो 400 रुपए की मिलेगी और किसानों को उनकी एमएसपी की गारंटी मिलेगी। तो अब इन लोगों ने क्या किया, जब कुछ नहीं चल रहा था तो ओवैसी साहब के बाद एएनआई को भेज दिया, एएनआई को भेज करके ले दिया साहब जो इंटरव्यू लेना है। लेकिन इस देश की जनता ओवैसी साहब बहुत समझदार है, इस देश की जनता नरेंद्र मोदी जी बहुत समझदार है। जब वो आपके मुजरे वाले बहकावे में नहीं आई, जब वो आपके भैंस के बंटवारे के बहकावे में नहीं आई, जब वो आपके जो है मंगलसूत्र के बहकावे में नहीं आई, तो अब इन सब बयानों का कोई मतलब नहीं। आखिरी चरण का चुनाव रह गया, इसके बाद आपको कन्याकुमारी में ध्यान करना है, ईश्वर की आराधना करनी है, आप आराधना कीजिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये सुरेंद्र राजपूत जी का कहना है, पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान सुरेंद्र राजपूत जी ने तो एक अलग ही नजरिया दे दिया। उन्होंने कहा कि जिनको आप दुश्मन समझ बैठे हैं वो दरअसल दोस्ती निभा रहे हैं, और जिन ओवैसी को हम आपका कट्टर दुश्मन समझकर बात कर रहे हैं वो दरअसल आपके दिए में तेल डालने का काम कर रहे हैं कि आपकी लपटें, आपकी लौ और ज्यादा उजाला फैलाए। क्या कहते हैं आप? ओवैसी का बयान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की मदद के लिए? सुरेंद्र राजपूत जी देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के प्रवक्ता है, इस नजरिए के साथ है। राजपूत जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। बहुत महत्वपूर्ण बात यह है हिमांशु जी कि जो एएमआईएम है जी, उसका नाम है मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन जी। वो पार्टी जिस पंथ संप्रदाय के नाम पर सियासत करती है, उस पंथ संप्रदाय को मानने वाले कितने देश वो प्रजातांत्रिक हैं, वो एएमआईएम के प्रवक्ता को भी मालूम है, सुरेंद्र राजपूत जी को भी मालूम है जी। तो जिस पार्टी की बेसिक विचारधारा वो गैर प्रजातांत्रिक हो, वो नरेंद्र मोदी को दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी, दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टी के सबसे बड़े नेता को हिटलर कहें, उनसे हिटलर की तुलना करें, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जो भी मसले मुद्दे उठाए हैं, जिनका कहीं ना कहीं कुछ इस्लामिक शब्दों से कोई संबंध है, वो काल्पनिक नहीं है। अगर वो जिहादियों की बात करते हैं तो उससे दर्द एआईएमआईएम को होता है, तो कहीं ना कहीं इनमें कोई जिहादी तत्व होंगे। अगर कोई हिंदुस्तानी मुसलमान जिहादी नहीं है, अलगाववादी नहीं है, उसको नरेंद्र मोदी जी की किसी बात से पीड़ा नहीं होनी चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए।
पाकिस्तान भारत का खुला दुश्मन है, कितनी बार हमला कर चुका है, 100 नहीं 1000 घाव जख्म देने की बात पाकिस्तान करता है। और हम अगर भारत के एक खुले दुश्मन का जिक्र करते हैं तो उसमें दर्द कांग्रेस पार्टी को। अरे कौन सा आप ऐसा जिक्र करते हैं, जरूरत पड़ने में आप तो नवाज शरीफ के घर पर भी मिलने के लिए चले जाते हैं। आप भूल जाते हैं क्या वीर सिंह चौहान जी, आप भूल जाते हैं आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो जिन्ना की मजार पर भी पहुंच गए थे, तब आपको दिखाई नहीं दिया। इन लोगों को ही क्यों आप देखते हो? नहीं भूले, एक क्षण के लिए नहीं भूले। हमने पाकिस्तान, जिहाद, इस्लामिक कट्टरवाद, उसके बारे में जब जो कहा भारत के संविधान की मर्यादाओं में रहकर कहा। सुरेंद्र राजपूत जी को मैं याद कराना चाहता हूं, अगर वो ओवैसी साहब के सुर में सुर मिलाना चाहते हैं तो हिटलर अगर स्वतंत्र भारत में कोई हुआ है, हिटलर तो नहीं मैं उनको भी कहना चाहूंगा, लेकिन मिलता जुलता अगर कोई कैरेक्टर हो सकता है प्रजातांत्रिक भारत में तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी की तरफ सुई जाएगी, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान को खूंटी पर टांग दिया था। अगर हिटलर नुमा हिंसक कोई काम किए हो किसी राजनीतिक दल ने तो सुई राजीव गांधी की कांग्रेस की तरफ जाएगी, जिन्होंने हजारों सिखों के नरसंहार पर यह कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। हम पर सवाल उठाने वाले अपने गिरेबान में झांके। नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी कहीं किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं करते, न अतीत में किया न भविष्य में किया, लेकिन भारत के शत्रु भारत के भीतर हों या सरहद के पार हों, उनका नाम लेकर उनको टोकने में हमें शर्म नहीं आती। भारत के शत्रु आपकी दमदार सरकार होते हुए भी बाहर कैसे घूमते हैं भाई? अगर ये भारत के शत्रु हैं तो उनको पापी कहने में शर्म आ सकती है। डॉक्टर साहब वीर जी, मेरा जो सवाल है, पहले सवाल पर जाइए। भारत के शत्रु देश के अंदर हैं ऐसा आप बता रहे हैं, आपकी दमदार सरकार है, ये भारत के शत्रु खुलेआम कैसे घूम लेते हैं भाई? भारत, मैं तो ये कह रहा हूं भारत में भारत के शत्रु नहीं है, इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे। भारत में भेष बदल करके, कहीं अर्बन नक्सल होकर के, कहीं जिहादी तत्व होकर के, कभी कभी कोई ओवैसी जो है वो प्रजातंत्र का जामा पहनकर 15 मिनट में पुलिस हटाकर सारे हिंदुओं को समाप्त करने की बात भारत में ही तो कर रहे हैं। आपने देखा ना इनको। तो मेरा तो सवाल आपसे ये है ना, अगर आप इन्हें भारत के दुश्मन करार दे रहे हैं तो आपकी मजबूत सरकार, दमदार सरकार इनको खुलेआम घूमने कैसे दे रही है? सवाल है। मैं ये कह रहा हूं, मेरे पास जवाब है। भारत के हर शत्रु को, वो सरहद के पार हो या इस पार हो, उस पार वाले को गोली से निपटाएंगे, इधर वाले को प्रजातंत्र में वोट से हराएंगे। वो जो बोल बोलते हैं वो बोली बोलेंगे तो हम भी उनको बोल से भी हराएंगे, हल्ले से भी हराएंगे और प्रजातांत्रिक चोट ईवीएम के माध्यम से भी उनको देंगे। लेकिन हाजी मेहरुद्दीन साहब, सुरेंद्र राजपूत जी ने तो खुल के आरोप लगा दिया आप पर। मिले हुए हो आप, सामने लड़ाई करते हुए दिखते हो, पीछे पीछे गले मिलते हो, और कुल मिलाकर भाजपा की जड़ों में दिखावा जो है मठा डालने का करते हो और एक्चुअल में खाद पानी डालते हो। ऐसा आप क्यों करते हो? देखिए आप हिमांशु जी, आपसे समझदार मेरे को तो नहीं लगता। आप जिस तरीके से, मैं आज आप पहली बार आपके साथ जुड़ा हूं इस डिबेट में जी। आपको तो सब पता ही है कांग्रेस के नेता कैसे बीजेपी में चले जाते हैं और कैसे उनकी जो है वहां पर धुलाई हो जाती है कांग्रेस के नेताओं की। ऐसी वॉशिंग मशीन जो बीजेपी के पास है, जिससे सारे उनके ऊपर जितने भी आरोप लगे होते हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, उनका मानना है कि बीजेपी में आ जाओ, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे और तुम्हें सम्मान भी देंगे जी। दूसरी बात, हमें बी टीम बताते हैं। आप ये बताइए, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड जो थे वो किन किन पार्टियों को मिले? एक भी पैसा हमें किसी इलेक्ट्रिकल बॉन्ड से हमारी पार्टी को नहीं मिला जी। आप हमें बी टीम कहते हैं। फिर हमारे सदर साहब ने ये कहा कि मुझे कहीं पर भी आप ले जा सकते हैं और कहीं पर भी कोई ऐसा कोई प्रूफ हो, डॉक्यूमेंट हो। हम तो कभी मोदी जी से मुलाकात भी नहीं करते जी। हम मोदी जी के जितनी भी कमियां हैं उनको गिनवाते हैं जनता के सामने और लोगों के सामने, मीडिया में भी गिनवा रहे हैं। जब से हम आपके साथ डिबेट में जुड़े हैं, अभी आधा घंटा होने वाला है। अच्छा रघुवीर साहब, बीच में 1 मिनट मुझे ये बताओ, इसे आप बड़े गर्व के साथ बता रहे हो कि हम तो मोदी जी से मिलते भी नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, भाजपा के नेता ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री से आप मिलना तक नहीं चाहते हो, मिलते भी नहीं हो, और उसके बावजूद भी अपने आप को इस देश का नुमाइंदा बताते हो। कैसे एतबार करें?
नहीं, मोदी जी की जो छवि है ना 2002 की बात, जो उनकी जब से उनका जन्म हुआ राजनीतिक, उस छवि की वजह से हम उनसे मिलना नहीं, इसलिए क्योंकि उनकी छवि आपने देखा होगा कैसे वो जो है मुसलमानों को टारगेट करते हैं। अरे जब तुम हमें ही कोस रहे हो इतनी बुरी तरीके से कि हम तुम्हारे हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीन लेंगे, उनकी उनकी जो सोर्सेज है उन पर जो है हम कब्जा कर लेंगे, मुसलमानों के बिना जब तक मुसलमानों का नाम ना आ जाए तब तक मोदी जी की कोई स्पीच पूरी नहीं होती, और जब तक वो चुनाव ही नहीं होता जब तक हिंदू मुसलमान की बात ना हो जाए, मुगलों की बात ना हो जाए। तो मैं तो बार बार कह रहा हूं हिमांशु जी, ये सारी चीजें बीजेपी को, मगर अब जनता जो है ये नकार चुकी है इन मुद्दों को। जनता भी समझ गई कि कब तक हम 10 साल हो गए हमें, इन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था वो कहां है, मेक इन इंडिया, इतनी सारे वादे। अरे ये बताओ रखी साहब, जनता कांग्रेस को भी समझ गई, जनता भाजपा को भी समझ गई, आप ये बता रहे हो, तो इस बार सरकार क्या ओवैसी जी के बनने जा रही है, ओवैसी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए, हमारे ओसी साहब ने बिल्कुल साफ और स्पष्ट कहा कि मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना, चाहे हमें कांग्रेस को भी समर्थन देना पड़े। तो हम अपने स्टैंड पर क्लियर रहते हैं, हम कोई आगे और लपेट वाली बात नहीं करते। बड़ा मुश्किल हो गया भाई, कौन किसके साथ है? सुरेश जी मदद करो ना भाई, आप बता रहे थे ये मोदी जी के साथ हैं, वीरेंद्र जी बता रहे थे ये आपके साथ हैं, अब रंगरेज जी बता रहे हम तो कांग्रेस का भी प्रधानमंत्री बनवाने को तैयार है मोदी जी को हटवा के। बड़ी तो उलझन हो गई है भाई, आप थोड़ा सुलझाइए ना, हमारी मदद कीजिए। लगा रहे हैं वो सारे मुस्लिमवादी दल। मैं आऊंगा वीरेंद्र जी, एक बार सुरेंद्र जी की बात पूरी हो जाए। जी सुरेंद्र जी, आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं, मैं आपको तथ्य देता हूं, आपके सामने तथ्य रख देता हूं, हिमांशु जी आप डिसाइड कर लीजिए। जी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से, क्या नाम, देश की संवैधानिक पार्टी है, में क्या दिक्कत? ये लोग तेलंगाना में मात्र 7 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। जी ठीक, तेलंगाना में 7 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा की 1 सीट पर चुनाव लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आते हैं 40 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, बंगाल में जाते हैं सारी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, बिहार में जाते हैं सारी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, गुजरात में जाते हैं सारी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं सारी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, और लोकल बॉडीज में यूपी में आजमगढ़ में क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए इनका जो एकमात्र जीता हुआ काउंसलर होता है वो भाजपा को वोट देता है। जी नांदेड़ में इनके जीते हुए 4 या 5 काउंसलर भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, औरंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। मेरे पास तो बाकायदा लिस्ट है कहां कहां इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। हमारे यहाँ पर सीमांचल में, बिहार में 25 सीटें ये सीधे सीधे लड़ते हैं, और सारी की सारी सीटें सिर्फ और सिर्फ अकलियत को लड़ाते हैं। बिहार में 40 सीटें लड़ते हैं, और तेलंगाना जहां की ये पार्टी वहां 7 सीटें लड़ते हैं। आप इस चीज को देखिए कि, और जब भी कभी कोई विवादित बात आए जिसपे कोई नहीं बोलना चाहता, उस पे एएनआई का कैमरा जो कि पेड है वो पहुंच जाता है ओवैसी साहब के पास। तो हम तो बहुत साफ कहते हैं कि ये लोग एक दूसरे के एक सिक्के के 2 पहलू, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तथ्य के साथ सुरेंद्र राजपूत जी स्पष्ट कर रहे हैं, अतीत के उदाहरण के साथ, जब जरूरत आई है तब भाजपा के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनवाई है। पर वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी टिप्पणी वीरेंद्र जी से लेंगे। जी वीरेंद्र जी। मैं बहुत सरल सी बात कह रहा हूं, सरल सी तस्वीर खींच रहा हूं। देश में सनातन संस्कृति की बात करने वाले, भारत में भारतीयता की बात करने वाले, भारतीय संस्कार परंपराओं, भारतीय गौरव की बात करने वाले नरेंद्र मोदी को हराने के लिए ओवैसी से लेकर के मुस्लिम लीग तक सब छद्म मुस्लिमवादी पार्टी कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार हैं। जी अब ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड कांग्रेस कर रही है कि हम कर रहे हैं? जी हम तो ये कह रहे हैं सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास। हमने आयुष्मान भारत में, बिजली देने में, पानी देने में, उज्ज्वला का सिलेंडर देने में हिंदू मुस्लिम नहीं किया, और ये देश की संपदा। वीरेंद्र जी, ये बिजली दे दी, पानी दे दी, ये तो ठीक है, ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे हो ना आप, 441 टिकट बांटी है आपने, एक मुसलमान को टिकट दी है, एक। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, थोड़ा बता दो, 441 में एक अदद मुसलमान। हम सांप्रदायिक नहीं हैं, हम शक्लें देखकर
देखकर ना योजनाओं का लाभ देते हैं, धर्म संप्रदाय देखकर योजनाओं का लाभ नहीं देते, टिकट भी नहीं देते। जो जीतने की स्थिति में होता है उसको टिकट देते हैं। अगर हमको लगता है कि किसी सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट जिताऊ नहीं सामने आ रहा, आप हमको हरवाना चाहते हैं कि हमारी सीटें घटवाना चाहते हैं? आपके टिकट से मुसलमान चुनाव क्यों नहीं जीत पाता वीरेंद्र जी? ये आपके लिए शोध का विषय नहीं है। आप कितनी जगहों पर काम कर रहे हो, दलितों पे काम कर रहे हो, पिछड़ों पे काम कर रहे हो, इसमें काम कर रहे हो, उसमें काम कर रहे हो, ये मुसलमानों के संदर्भ में काम क्यों नहीं कर रहे भाई? आपके टिकट पे मुसलमान क्यों नहीं जीत पाता? हर हिंदुस्तानी पर काम कर रहे हैं। हम तो उन सांप्रदायिक कांग्रेसियों, ओवैसियों और जो आपकी वीरेंद्र जी थोड़ा बात में रहिए। क्या आप मानने के लिए तैयार हैं कि हाँ हमने कोशिश तो बहुत की पर अभी तक हम मुसलमानों का विश्वास नहीं जीत सके? हम हर हिंदुस्तानी का विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे अरे हैं। मेरा सवाल स्पष्ट है वीरेंद्र जी, ईमानदारी से बात कीजिए ना। आप तो साफ बात करने वाले आदमी हो, कुशाग्र प्रवक्ता हो। जी वीरेंद्र जी। मैं तो ये कह रहा हूं कि हम तो सबका विश्वास जीतने के लिए प्रयासरत हैं, निरंतर प्रयासरत हैं। लेकिन जिनकी निष्ठा भारत के विभाजन में रही है, जो आज भी 15 मिनट मांगते हैं देश को हिंदुओं से खाली। अरे हमने ओवैसी को टिकट देने की बात थोड़ी की आपसे। आज जो सवाल है वो बहुत स्पेसिफिक है। 441 सीटों में केवल एक पर क्यों? डॉक्टर साहब अब प्रश्न दोहरा दीजिए, मैं सुन नहीं पाया। 441 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए भारतीय जनता पार्टी ने 543 में, और उसमें केवल एक अदद मुसलमान चेहरा दिखाई दे रहा है। और आप तो सबका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि कोशिश तो हम कर रहे हैं पर हमारा प्रयास सफल नहीं हो रहा है? हमने दलितों का मन जीत लिया, हमने पिछड़ों का मन जीत लिया, हमने अगड़े पिछड़े सबका मन जीत लिया, पर मुसलमानों का संदर्भ में भी हम सफल नहीं हो पाए। वीरेंद्र जी ऐसा मानते हैं क्या? चुनावी प्रजातंत्र में चुनाव जीतना, लड़कर चुनाव जीतना, जनता का मन जीतना, इसके लिए इसमें जीत बड़ी महत्वपूर्ण होती है। हम जो जिताऊ दिखता है उसको टिकट देते हैं। कुल मिला के वीरेंद्र जी अभी भी ये बात कह रहे हैं, हम तो सबका विश्वास जीतने के लिए प्रयत्नशील हैं। अब उस सबके में मुसलमान शामिल हैं कि नहीं है, इसको लेकर सवाल खड़ा हो जाता है। हाजी साहब भी ये बताते हैं कि नहीं कोशिश हो रही हो, सुरेंद्र राजपूत जी तो बता ही रहे हैं कि इनकी जीत इसीलिए हो पाती है कि एक वर्ग को खारिज करके ही इनके हिस्से में जीत आ पाती है। पर कुल मिलाकर देश की मजबूती के लिए तो सबका साथ वाकई जरूरी है। क्या इस दिशा में पहल होगी? और विरोध की स्वर क्या इस एक्सट्रीम तक जाएंगे जिसमें देश के प्रधानमंत्री को, निर्वाचित प्रधानमंत्री को हिटलर के साथ खड़ा कर दिया जाएगा, और वो भी यहूदी नरसंहार के संदर्भ में? तो इस पर सवाल तो उठेंगे, ओवैसी पर भी उठेंगे और ऐसे बयान की हिमायत करने वालों पर भी सवाल उठेंगे। अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादर प्रणाम।